अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत इसरार था आप दोस्तों का, ख़ास तौर पर वही शहजाद भट्ट को जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ 427 जो रेफरेंस था, जो सदारती खतूत के हवाले से वो लिखा था, उस पर बात हो। आज की सारी हियरिंग जितनी भी हुई है वो तफसीली मैं अलहदा वीलॉग में करूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई, फाइनली ये कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, तकरीबन सारी ही कर ली हैं। सरीना ईसा साहिबा की भी, पाकिस्तान बार काउंसिल की भी, और जो फैसला था 19 जून 2020 का FPR को भेजने का, वो कलअदम करार दे दिया है। इनमें से एक जज जो हैं जस्टिस या अफरीदी साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी, और वो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पर, उनका बड़ा क्लियर माइंड है। तो असूली तौर पर देखा जाए तो ये मामला FPR की हद तक कलअदम हो गया। अब हमने चूँकि इसमें बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी, जो रिटर्न फाइल की थी टैक्स का मामला को, वही शहजाद भट्ट बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। कई सवाल पैदा होंगे, क्या ये मामला हमेशा के लिए दफन हो गया? मैं क्लियर कर दूँ, ये हमेशा के लिए दफन हो नहीं सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आज भी आप एक सिर्फ सदारती रेफरेंस की हद तक मामला कलअदम हुआ है। मैं फिर बड़ी बात कर रहा हूं, सदारती रेफरेंस की हद तक मामला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय किसी वक्त भी आज खुद नोटिस लेकर इस पर कार्रवाई कर सकती है, और कार्रवाई असूली तौर पर बनती है। सदारती रेफरेंस की हद तक मामला खत्म हो गया, या आप रोक नहीं सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी तरह की भी कार्रवाई करने के हवाले से। जजेस में डिवाइड आपको पता नजर आ रही थी। जस्टिस उबरता दयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने इख्तलाफी नोट दिया, जबकि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खैल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन ने, और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अब जो अमाउंट्स जो हैं, जो फिगर्स हैं, आज भी अनएक्सप्लेन है। यानी वो जो अमाउंट्स हैं जो इन्वेस्ट की हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो ट्रेल मौजूद नहीं है। उस बारे में वही शहजाद भट्ट ने गालबन जुलाई 2020 में हमारा इकट्ठा एक प्रोग्राम हुआ था, वो रिपीट नहीं करेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि टैक्स का स्टेटस क्या है, और क्या ये जो मामला है इससे ख़त्म कर देने से जो FPR को भेजा गया था, जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, वो सारा खत्म हो जाएगा। जी सबसे पहले मैं कहूँगा कि FPR और जो FPR के लोग अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव रखते हैं, उन सब को शुक्रगुजार होना चाहिए मैडम राना अहमद का, जिन्होंने IRS डेवलप किया है। IRS FPR का ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई बंदा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता एक्सटर्नली उसकी डेट्स को चेंज करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने 14 जुलाई 2020 को ये डाटा वहाँ से सारा सर्च किया था ऑनलाइन, मैडम ईसा का। ये 13 दिसंबर 1995 से टैक्स पेयर हैं, और उसी चीज़ को आज हमने रीअफर्म किया है। आज है 26 अप्रैल 2021, 3:52:37 PM। सरीना मीसा उनका NTN है, और उनका स्टेटस आ रहा है इनएक्टिव फॉर टैक्स ईयर 16, 17, 18 एंड 19। और ये डेट वाइज कोई भी बंदा ऑनलाइन चेक कर सकता है। कि एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि हमने स्टेटस चेक किया है 30 सितंबर 2016, वो इनएक्टिव है। इसका मतलब है कि उन्होंने 16, 17, 18 और 19 का टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया हुआ विद इन टाइम। और जो ये उन्होंने कब किया जरा ये बताएं, जरा जरूरी है। ये जो इन्होंने प्रेस के साथ शेयर किए हैं, ये प्रेस रिपोर्ट भी है 30 जुलाई की, कि जस्टिस काजी ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FPR में जमा करवाए गए जवाब में क्या कहा। और फिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा ने बरतानिया में अपनी जायदाद के बारे में FPR को जमा करवाए गए जवाब की तफसीलात जारी कर दी। ये सारा डाटा इस टाइम पब्लिक डोमेन में है। आप सिर्फ ये देखें, ये टैक्स रिटर्न है, यहाँ पे मैडम का नाम है वो उन्होंने हाइड कर दिया। यहाँ पे कॉलम जो आते हैं रो वाइज, एक आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, फिर पीरियड, मीडियम, ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो है डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किसी और की, कि जिस डेट पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है।
इसका मतलब है कि इस डेट को डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, और प्रिंट डेट है कि आप जिस दिन प्रिंट निकालेंगे, ये प्रिंट डेट और डॉक्यूमेंट डेट एक ही नजर आ रही है। इसका मतलब है कि इसी दिन इस बंदे ने टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसी दिन प्रिंट निकाल लिया। अब मैडम ईसा की जो टैक्स रिटर्न है, जिस बंदे ने ये पब्लिक की है, उसने इंटेंशनली ये कॉलम हर रिटर्न में से हाइड कर दिया, और नीचे प्रिंट डेट आ रही है 2020, 31 जनवरी 2020। इसका मतलब है जब ये रेफरेंस चल रहा था, ये रेफरेंस जब दायर हो रहा था तो उस वक्त यानी बाद में रिटर्न ये दायर की उन्होंने, जी बाद में बैल की है, यानी टाइम पे नहीं था। 427 का ऑर्डर आ गया, दूसरी प्रोसीडिंग चल रही थी सेकंड रेफरेंस की। 427 का ऑर्डर अगस्त 2019 में आया। अच्छा, ये मैं यही बात बताऊंगा कि आप ये इससे इसका मतलब है प्रॉपर्टी की डिटेल जो 2003 में या 2013 में जो खरीदी थी वो उन्होंने कभी भी डिक्लेयर नहीं की थी, पहली दफा ये डिक्लेयर की। ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर। ये क्या दोबारा डेट बताइएगा? 2020 जनवरी में जी, जनवरी। ये रेफरेंस फाइल होने के बाद सारी, इसका मतलब है एडमिशन हो गया कि प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं थी। और आप दूसरा क्या समझते हैं, कोर्ट जो कि ज्यादा लंबा बात शायद ना कर सके। नाजरीन एक बात देखें, आपके सामने जरा क्लियर करना है, जो कि टैक्स के मामला को जो समझता है उसे आसानी से समझ आ जाती है। एक तो थी जिस वक्त ये रिटर्न फाइल कर रही थी, रिटर्न फाइल नहीं किए, इस वक्त डिक्लेयर करने थे, एसेट डिक्लेयर नहीं किए। और दूसरा जो साथ अहम इशू उसके साथ है वो है सोर्स, यानी वो जो पैसा आपके पास है फॉरेन करेंसी की अकाउंट में। दो सवाल अभी मैं वही के सामने रखूंगा कि वो जो एक तो रिटर्न लेट अपने उस पर डिक्लेयर नहीं की, वैसे स्टेटमेंट नहीं की, और फॉरेन करेंसी में जो पैसा डाला उसकी ट्रेल नहीं दी, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, वही से पूछते हैं। तो इफेक्ट पहले तो ये टैक्स रिटर्न में इन्होंने एक कॉलम दिया, एक ओमनीबस क्लॉज बना दिया, लिखा हुआ है एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान बैंक अकाउंट अब्रॉड US डॉलर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो। किस मुल्क में कौन सी करेंसी के कौन से अकाउंट्स हैं वो इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अब FBR के पास पार्स है, वो सारा कुछ देख सकती है। FBR की पार्स इंडिपेंडेंट है, वो एक टैक्स पेयर ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से जो भी इशू आए हैं, अब जो यहाँ पे अनडिस्क्लोज इनकम का इशू है, वो FBR अगर इनको टैक्स लगाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इंडिपेंडेंट डोमेन है कि इसको टेकअप करे। वो रेफरेंस टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नॉकआउट हो गया है, लेकिन जो फैक्चुअल रियलिटीज हैं, एसेट्स परचेज आउट ऑफ अनडिस्क्लोज सोर्सेज, उसको वो सिर्फ फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे जमा कराने से लायबिलिटी खत्म हो जाती है क्या? देखिए, पैसे जमा कराने का मतलब है कि वो पैसा तो मौजूद था, लेकिन उस पैसे का सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से आया वो पैसा डिक्लेयर नहीं है। वो अगर मिसाल के तौर पर जरिए आपकी आमदन हो, एग्जम्प्ट हो, तो आप एग्जम्प्ट आमदन आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। मैं बढ़ के देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया था FIA का, उन्होंने लोगों ने प्ली ली, इसकी साइटेशन मैं भी आपको देता हूँ कि ये हमारे टैक्स इस ऑफिसर इस पे नहीं पूछ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसा टैक्स एग्जम्प्ट है फॉरेन करेंसी, लेकिन अगर ये क्राइम प्रोसीड है तो ये इस डिपार्टमेंट का डोमेन है, पूछे आपसे। अच्छा, यानी अगर क्राइम, उन्होंने कहा क्राइम प्रोसीड को प्रूव करने का FIA का राइट है। अब इसी तरह यहाँ पर नैब का देखो, एक जो प्रॉब्लम यहाँ ये अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता नैब का डोमेन आना चाहिए या इस हवाले से, लेकिन अब तो मामला पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा। किसी एक ने तो इंक्वायरी वो करनी है कि वो अगर आपके स्पाउस के जायदाद हैं, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, 2003 का आप छोड़ दें, उस वक्त जज नहीं थे, 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, तो वो जायदादें तो इंक्वायर होनी है, इन्वेस्टिगेट होनी है। वो इन्वेस्टिगेट फिर क्या नैब करेगा? लेकिन सबसे बेहतरीन FBR ने कर दी है, FBR ने टैक्स डिमांड रेज कर दी। हाँ, ये बात सही है। वो लेकिन वो इंक्वायरी तो उड़ा दी ना आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ टेक्निकली आप कह रहे हैं इंक्वायरी उड़ा दी है, वो उसको रेफर करने को खत्म किया है। FBR लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन जो है ना, इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब अपना इन्फॉर्मेशन आपके सामने नाजरीन, इन्फॉर्मेशन जरा इसको ज़्यादा आसान तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ। चीज़ें आपने सारी सुन ली। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र कर दिया भाई शहजाद भट्ट ने कि FIA जब कर रहा था तो वो पैसे तो एग्जाम थे फॉरेन करेंसी के अकाउंट के, लेकिन उसका सोर्स है कहाँ से आया, तो FATF वगैरह में मशीरिया गए। सवाल बड़ा सीधा सा है कि वो अमाउंट जो पैसा था फॉरेन करेंसी अकाउंट में, वो ट्रेल अवेलेबल नहीं है। वो आज में मामला जिंदा है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी वक्त भी सारे मामले को अपने थे, जो कि सदारती रेफरेंस ख्वाहिश हुआ है। यानी यहाँ चीज़ ये भी क्लैरिटी के साथ बात आ गई है। और जहाँ तक मामला है सरीना ईसा साहबा या बाकी दरखास्तों को क्या है कि वो सिर्फ FBR के यानी एक तो सदारती रेफरेंस अबेट हुई थी, प्रोसीडिंग शोकाज अबेट हुई थी, लेकिन जहाँ तक जो मामला वो कहा था कि जो डायरेक्शन दी थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, वहाँ तक जो मामला है वो ख़त्म हो गया। लेकिन FBR सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने तय आर्टिकल 209 के तहत
किसी वक्त भी दोबारा देख सकती है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर यकीनन सरदार की रेफरेंस क्रैश हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी डिटेल सोर्स वो आज भी बहुत सवालिया निशान है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नैब इसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती, अदलिया की आज़ादी यानी मुतासर होगी बड़ी बुरी तरह से। किसी एक इदारे ने इंक्वायरी तो करनी है, उस हवाले से सबसे बेस्ट इदारा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। उम्मीद है कि आर्टिकल 209 के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार इस्तेमाल के नजरसानी के फैसलों को एक तरफ रख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये मामला हमेशा के लिए दबा नहीं है, वो एविडेंस वो रिकॉर्ड वो सारा आज भी अवेलेबल है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।